आज की इस विशेष और गहन चर्चा में यानी इस डीप डाइव में 11 मार्च की स्ट्रैटेजिक ब्रीफिंग का विस्तार से विश्लेषण किया जाएगा। बिल्कुल, और ये कोई साधारण विश्लेषण नहीं है। हाँ, मेरा मकसद यहाँ यही है कि विज्ञान, पर्यावरण, राज्य व्यवस्था, भूगोल और कूटनीति से जुड़े उन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को डिकोड किया जाए जो हाल ही की घटनाओं के केंद्र में रहे हैं। सही का, अक्सर जानकारी बहुत बिखरी हुई होती है। एग्जैक्टली तो आज इस डीप डाइव में इन तथ्यों को एक एनालिटिकल और लॉजिकल ढांचे में पिरोया जाएगा। ये सामग्री विशेष रूप से उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो यूपीएससी, एसएससी या स्टेट पीसीएस जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। और साथ ही उन ज्ञान पिपासु मस्तिष्कों के लिए भी जो दुनिया की कार्यप्रणाली को गहराई से समझना चाहते हैं। सही बात है। इस चर्चा का मूल नियम यही है कि हर एक स्लाइड, हर एक विषय के पीछे के क्यों और कैसे को पूरी तरह से खोला जाए, ताकि जानकारी रटने की बजाय समझ का हिस्सा बन जाए। बिना किसी जल्दबाजी के हर चीज पर डिटेल में बात होगी। तो इस एनालिटिकल नींव के साथ शुरुआत करते हैं पहली स्लाइड से। इस स्लाइड में हम समझते हैं 11 मार्च की ब्रीफिंग का परिचय। इसके बैकग्राउंड में भारत का नक्शा है जो पूरे सेशन का आधार तय करता है। देखिए, जब हम किसी स्ट्रेटेजिक ब्रीफिंग का विश्लेषण करते हैं तो केवल सतह पर दिखने वाली घटनाओं को देखना काफी नहीं होता। भारत के नक्शे पर घटित हो रही हर एक घटना, चाहे वो कोई साइंटिफिक खोज हो या कोई पॉलिटिकल बदलाव, एक बड़े तंत्र का हिस्सा होती है। बिल्कुल, और यही फैक्ट बेस्ड अप्रोच हमारी इस गहन चर्चा की नींव बनेगी। हाँ, क्योंकि इसी नींव पर एक मजबूत और स्पष्ट समझ का निर्माण होता है। अब अगला स्लाइड बताता है विज्ञान और अंतरिक्ष के क्षेत्र के बारे में। महाराष्ट्र के हिंगोली में लाइगो इंडिया, जो कि एक स्पेस टाइम वेधशाला या ऑब्जर्वेटरी है, उसकी स्थापना की जा रही है। ये एक बहुत ही रोमांचक डेवलपमेंट है। हाँ, इस पूरी परियोजना में परमाणु ऊर्जा विभाग यानी डीएई और विज्ञान एवं तकनीक विभाग यानी डीएसटी, इनकी भूमिका सबसे प्रमुख है। इसे समझना बहुत दिलचस्प है, विशेषकर 2015 के संदर्भ में। 2015 में जब पहली बार गुरुत्वाकर्षण तरंगों यानी ग्रेविटेशनल वेव्स की खोज हुई थी, तो पूरे विज्ञान जगत में एक तहलका मच गया था। एग्जैक्टली। इसे समझने के लिए एक शांत तालाब का उदाहरण लिया जा सकता है। जब एक शांत तालाब में एक पत्थर फेंका जाता है तो पानी में गोल गोल लहरें या रिपल्स उठती हैं जो किनारे तक जाती हैं। सही उदाहरण है। और ठीक वैसे ही जब अंतरिक्ष में दो विशाल ब्लैक होल आपस में टकराते हैं तो स्पेस टाइम के ताने बाने में जो लहरें पैदा होती हैं उन्हें गुरुत्वाकर्षण तरंगे कहते हैं। हाँ, और हिंगोली में बन रही ये वेधशाला इन्हीं बेहद सूक्ष्म और अदृश्य लहरों को पकड़ने का काम करेगी। इसका महत्व इसलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि अब तक दुनिया अंतरिक्ष को केवल देखती आई है, प्रकाश या रेडियो तरंगों के माध्यम से। लेकिन लाइगो के जरिए मानवता पहली बार अंतरिक्ष की घटनाओं को एक तरह से सुन सकेगी या महसूस कर सकेगी। भारत का इस ग्लोबल नेटवर्क में शामिल होना देश की साइंटिफिक कैपेबिलिटीज को एक नई ऊंचाई पर ले जाता है। डीएई और डीएसटी का साथ आना ये सुनिश्चित करता है कि इस अल्ट्रा सेंसिटिव तकनीक के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसर्च का सही कोऑर्डिनेशन हो। बिल्कुल सही विश्लेषण है। अंतरिक्ष की इन असीम गहराइयों से निकलकर अगर मानव जीवन पर आए तो एक और बड़ा विषय सामने आता है। इस स्लाइड में हम समझते हैं वैश्विक स्वास्थ्य और अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन 2026 के बारे में। नई दिल्ली इस सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है, जिसका मुख्य लक्ष्य मलेरिया उन्मूलन के लिए एक ठोस ग्लोबल स्ट्रैटेजी तैयार करना है। ये बीमारी मुख्य रूप से प्लाज्मोडियम पैरासाइट के कारण फैलती है और स्वास्थ्य के मोर्चे पर यह सम्मेलन डिप्लोमेटिक और साइंटिफिक दोनों ही दृष्टिकोण से बहुत अहम है। प्लाज्मोडियम पैरासाइट का जीवन चक्र बहुत जटिल होता है और ये मच्छर से इंसान तक बहुत तेजी से फैलता है। और सबसे बड़ी बात, कोई भी एक देश अपनी सीमाएं बंद करके इस पैरासाइट को नहीं रोक सकता। मच्छर बॉर्डर नहीं देखते। बिल्कुल, जब तक एक साझा अंतर्राष्ट्रीय रणनीति नहीं बनेगी तब तक पूर्ण उन्मूलन यानी टोटल इरेडिकेशन असंभव है। नई दिल्ली में होने वाला ये सम्मेलन भारत को वैश्विक स्वास्थ्य नीतियों के नेतृत्व में खड़ा करता है। यहाँ स्टैटिक जानकारी के नजरिए से ये याद रखना बेहद जरूरी है कि हर साल 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। ऐसी तारीखें अक्सर हेल्थ पॉलिसीज की समीक्षा का आधार बनती हैं। सही कहा। तो आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। पहली 3 स्लाइड्स में हमने देखा कि हमारी अप्रोच फैक्ट बेस्ड होगी,
फिर हमने लाइगो इंडिया की बात की, जो महाराष्ट्र के हिंगोली में बन रहा है, डीएई और डीएसटी के सहयोग से। और फिर नई दिल्ली में होने वाले मलेरिया सम्मेलन 2026 की चर्चा हुई, जिसमें प्लाज्मोडियम पैरासाइट और 25 अप्रैल के विश्व मलेरिया दिवस का स्टैटिक फैक्ट बहुत अहम है। अब अगला स्लाइड बताता है हरित ईंधन मैट्रिक्स यानी नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के मानकों के बारे में। मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा काफी हद तक एक स्वच्छ पर्यावरण पर निर्भर करती है। और पर्यावरण की दिशा में ये NGHM के स्टैंडर्ड्स ऊर्जा क्षेत्र की पूरी तस्वीर बदलने वाले हैं। रिन्यूएबल एनर्जी से जीरो कार्बन एमिशन का ये लक्ष्य केवल हवाई बातें नहीं है। इस मिशन के तहत ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाना है, जिससे आगे चलकर ग्रीन अमोनिया और ग्रीन मेथनॉल बनाए जाते हैं। इसकी केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स बहुत दिलचस्प है। देखिए, वर्तमान में उर्वरक यानी फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए जो अमोनिया इस्तेमाल होता है वो फॉसिल फ्यूल से बनता है, जिससे भारी कार्बन उत्सर्जन होता है। हाँ, लेकिन जब पानी को सोलर या विंड एनर्जी का उपयोग करके इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए तोड़ा जाता है तो ग्रीन हाइड्रोजन मिलती है, और उसी से बनता है ग्रीन अमोनिया, जो हमारी कृषि और भारी उद्योगों को जीरो कार्बन की तरफ ले जाएगा। दूसरी तरफ समुद्री जहाजों में भारी बैटरियां नहीं लगाई जा सकती। इसीलिए शिपिंग इंडस्ट्री को डीकार्बनाइज करने के लिए ग्रीन मेथनॉल सबसे व्यवहारिक और स्वच्छ ईंधन माना जा रहा है। यह वास्तव में भविष्य की अर्थव्यवस्था का ब्लूप्रिंट है। बिल्कुल, ऊर्जा के क्षेत्र में ये गेम चेंजर है। इस स्लाइड में हम समझते हैं पर्यावरण प्रशासन और पोर्टल डायग्नोस्टिक के बारे में। पर्यावरण केवल ऊर्जा तक सीमित नहीं है, इसका सीधा संबंध रोजमर्रा के प्रशासन और कचरा प्रबंधन से भी है। यहाँ 2 सरकारी पोर्टल्स की कार्यप्रणाली का तुलनात्मक अध्ययन बहुत कुछ स्पष्ट करता है। एक तरफ मालवा पोर्टल है जो सक्रिय रूप से काम कर रहा है, और दूसरी तरफ अनावृत पोर्टल है जो अब निष्क्रिय हो चुका है। मलबा पोर्टल का इस्तेमाल दिल्ली नगर निगम यानी MCD द्वारा निर्माण और विध्वंस कचरे, जिसे कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट कहते हैं, उसकी बुकिंग और सुरक्षित निपटान के लिए किया जाता है। शहरों में ये निर्माण कचरा एक बहुत बड़ा सिरदर्द होता है और हवा में धूल और प्रदूषण का एक प्रमुख कारण भी। हाँ, मलबा पोर्टल जैसी एक्टिव पहल तकनीक का उपयोग करके इस कचरे को ट्रैक करती है। इसके विपरीत अनावृत पोर्टल का बंद होना थोड़ी चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि इसका मुख्य काम फॉरेस्ट कवर यानी वन आवरण के नुकसान को ट्रैक करना और अलर्ट भेजना था। जंगलों की निगरानी पर्यावरण प्रशासन का एक अहम हिस्सा है। इसी संदर्भ में देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण यानी FSI की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। देश के वन क्षेत्रों का सारा डेटा और रिपोर्टिंग इसी मुख्यालय से प्रबंधित होती है। सही जानकारी दी है। इन सभी पर्यावरणीय पहलों को जमीन पर उतारने के लिए एक मजबूत संस्थागत ढांचे की जरूरत होती है। अब अगला स्लाइड बताता है जलवायु लचीलापन स्टैक यानी क्लाइमेट रेजिलियंस स्टैक के बारे में। इसे एक पिरामिड के रूप में बहुत आसानी से समझा जा सकता है। इस पिरामिड के 3 स्पष्ट स्तर हैं। सबसे ऊपर भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI है, जो वित्तीय रीढ़ का काम करता है। बीच में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड है, जो नेशनल क्लाइमेट स्टैक इनोवेशन चैलेंज के जरिए टेक्निकल सॉल्यूशंस पर काम कर रहा है। और सबसे नीचे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI है, जिसने राजमार्गों पर हरियाली मापने के लिए नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स शुरू किया है। इस पिरामिड की संरचना में बहुत गहरा अर्थ छिपा है। अक्सर ये सवाल उठता है कि RBI जैसी बैंकिंग संस्था का जलवायु परिवर्तन से क्या लेना देना। असल में जलवायु आपदाएं अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क पैदा करती हैं। फसलें नष्ट होने से महंगाई बढ़ती है, कारखानों के डूबने से बैंकों के लोन डूब जाते हैं। इसीलिए RBI नीतियों के स्तर पर एक फाइनेंशियल बैकबोन की तरह काम करता है, ताकि इकोनॉमी को क्लाइमेट शॉक से बचाया जा सके। और नाबार्ड ग्रामीण और कृषि क्षेत्रों के लिए नई तकनीकों और स्टार्टअप्स को फंड करता है। जबकि NHAI का ग्रीन कवर इंडेक्स ये सुनिश्चित करता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ हरियाली का साइंटिफिक और स्टैटिस्टिकल असेसमेंट भी हो। ये पैसा तकनीक और इम्प्लीमेंटेशन का एक संपूर्ण त्रिकोण है। एक बार फिर यहाँ छोटा सा रिकैप करना ठीक रहेगा। स्लाइड 4, 5 और 6 में पर्यावरण और ऊर्जा पर फोकस था। NGHM के तहत ग्रीन अमोनिया और मीथेनॉल। प्रशासन के स्तर पर MCD का सक्रिय मलबा पोर्टल और निष्क्रिय अनावृत पोर्टल।
और आखिर में आरबीआई, नाबार्ड और एनएचएआई का क्लाइमेट रेजिलियंस स्टैक। ये सारी कड़ियां आपस में जुड़ी हुई हैं। इस स्लाइड में हम समझते हैं 8वीं अनुसूची और मिजोरम के ऐतिहासिक प्रस्ताव के बारे में। प्रशासन और नीतियों के इस त्रिकोण से आगे बढ़कर जब राज्य व्यवस्था और संविधान की बात आती है तो ये बहुत अहम है। मिजोरम विधानसभा ने हाल ही में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें मांग की गई है कि मिजो भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। किसी भी राज्य विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से ऐसा प्रस्ताव आना अपने आप में एक बहुत मजबूत राजनीतिक संदेश होता है। देखिए, 8वीं अनुसूची में शामिल होना केवल एक प्रतीकात्मक सम्मान नहीं है, इसके बहुत गहरे व्यवहारिक और सांस्कृतिक मायने होते हैं। जब कोई भाषा इस अनुसूची में शामिल होती है तो उसे साहित्य अकादमी से मान्यता मिलती है, उस भाषा के विकास के लिए केंद्र सरकार से फंड मिलता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, नागरिक उस भाषा में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाएं दे सकते हैं। मिजो भाषा के लिए ये प्रस्ताव केवल एक भाषा को बचाने की कवायद नहीं है, ये पूरे मिजो समुदाय की पहचान, उनके सांस्कृतिक संरक्षण और राष्ट्रीय मुख्यधारा में उनके एकीकरण का एक सशक्त माध्यम है। बिल्कुल सही तज्जिया है। राज्य व्यवस्था और जमीनी स्तर के लोकतंत्र के संदर्भ में एक और बड़ा नीतिगत बदलाव देखने को मिला है। अब अगला स्लाइड बताता है राजस्थान पंचायत नियमों में हुए लोकतांत्रिक बदलाव के बारे में। राजस्थान में पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए अधिकतम 2 बच्चों की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। इसके लिए एक नया विधेयक पारित किया जा चुका है। इस तरह के नीतिगत बदलावों का विश्लेषण हमेशा तटस्थ होकर किया जाना चाहिए, बिना किसी पॉलिटिकल बायस के। सही बात है। जब 2 बच्चों का नियम लागू किया गया था, तब उसका मुख्य उद्देश्य जनसंख्या नियंत्रण को बढ़ावा देना और निर्वाचित प्रतिनिधियों को एक आदर्श के रूप में पेश करना था। लेकिन समय के साथ ये महसूस किया गया कि यह नियम कई योग्य और हाशिए पर रहने वाले लोगों को चुनाव लड़ने से ही अयोग्य घोषित कर रहा था। इस नई व्यवस्था और पुराने नियम को हटाने का प्राथमिक उद्देश्य जमीनी स्तर पर व्यापक लोकतांत्रिक भागीदारी को सुनिश्चित करना है। अब अधिक लोग पंचायत स्तर पर नेतृत्व करने के लिए आगे आ सकेंगे, जो कि एक समावेशी लोकतंत्र की बुनियादी जरूरत होती है। कूटनीति का दायरा केवल राजनीतिक मंचों या विधानसभाओं तक ही सीमित नहीं रहता। इस स्लाइड में हम समझते हैं आहार 2026 और फूड डिप्लोमेसी के बारे में। सॉफ्ट पावर और कल्चरल एक्सचेंज के नए तरीके उभर रहे हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होने वाला आहार 2026 इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ये एशिया का सबसे बड़ा खाद्य और आतिथ्य मेला है। इसका आयोजन कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी APEDA और भारत व्यापार संवर्धन संगठन यानी ITPO द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। इसे सिर्फ एक मेले से कहीं अधिक माना जाना चाहिए। ये गैस्ट्रो डिप्लोमेसी का एक बड़ा कदम है। थाईलैंड और इटली जैसे देशों ने अपने खानपान के जरिए पूरी दुनिया में अपनी सांस्कृतिक धाक जमाई है। और भारत मंडपम में जब यह आयोजन होगा तो दुनिया भर के निवेशक, शेफ और नीति निर्माता भारतीय मसालों, मोटे अनाजों यानी मिलेट्स और प्रोसेस्ड फूड्स को देखेंगे। APDA और ITPO का लक्ष्य केवल खाना परोसना नहीं है, बल्कि भारतीय उत्पादों को एक मजबूत ग्लोबल एक्सपोर्ट प्लेटफॉर्म प्रदान करना है। जब कोई विदेशी नागरिक अपने देश में भारतीय उत्पादों का सेवन करता है तो वो अनजाने में ही भारत की सांस्कृतिक कूटनीति से जुड़ जाता है। यहाँ एक तेजी से तीसरा मिनी रिकैप ले लेते हैं। स्लाइड 7 से 9 तक हमने देखा राज्य व्यवस्था और कूटनीति को। मिजोरम ने 8वीं अनुसूची में मिजो भाषा के लिए प्रस्ताव पारित किया। राजस्थान ने पंचायत चुनावों में 2 बच्चों का नियम समाप्त करके डेमोक्रेटिक भागीदारी बढ़ाई और नई दिल्ली में आहार 2026 के जरिए APEDA और ITPO फूड डिप्लोमेसी को आगे बढ़ा रहे हैं। खाने की तरह ही खेल भी कूटनीति और 2 देशों के बीच रिश्ते मजबूत करने का एक बेहतरीन जरिया होते हैं। अब अगला स्लाइड बताता है वैश्विक खेल सहयोग और कूटनीति के बारे में। इस मोर्चे पर 2 महत्वपूर्ण घटनाएं सामने आई हैं। पहली, नई दिल्ली में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्री 2026 का आयोजन और दूसरी, भारत न्यूजीलैंड शताब्दी खेल सहयोग। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेल संबंधों के 100 साल पूरे होना अपने आप में कूटनीतिक रूप से एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है।
100 वर्षों के खेल संबंध ये दर्शाते हैं कि जियोपॉलिटिकल उतार चढ़ावों के बावजूद देशों के बीच सांस्कृतिक और मानवीय जुड़ाव कैसे निरंतर बना रह सकता है। क्रिकेट हो या हॉकी, खेलों ने भारत और न्यूजीलैंड को हमेशा करीब रखा है, और जब पैरा एथलेटिक्स की बात आती है तो ये समावेशी खेलों की दिशा में भारत की बढ़ती भूमिका को रेखांकित करता है। इन घटनाओं से जुड़ा कुछ स्टैटिक ज्ञान भी याद रखना चाहिए, जैसे कि भारत ने पहली बार पैरालंपिक खेलों में 1968 में हिस्सा लिया था, जो कि तेल अवीव में आयोजित हुए थे। इसके अलावा भौगोलिक दृष्टि से न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। ये स्टैटिक फैक्ट्स परीक्षाओं में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। बिल्कुल। अब खेलों के मैदान से निकलकर शहरी भूगोल की तरफ चलते हैं। बिल्कुल। मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के कारण इस नदी के पूरे सफर को समझना जरूरी हो जाता है। ये नदी अनंतगिरी पहाड़ियों से निकलती है, फिर हैदराबाद शहर के बिल्कुल बीचों बीच से होकर गुजरती है और अंत में जाकर कृष्णा नदी में मिल जाती है। मूसी नदी का ये प्रवाह मार्ग अनंतगिरी से कृष्णा नदी तक हैदराबाद शहर की जीवन रेखा भी रहा है और शहरीकरण के कारण एक चुनौती भी। शहर के बीचों बीच बहने के कारण नदी ने अत्यधिक प्रदूषण और अतिक्रमण का सामना किया है, जिसके कारण अक्सर अर्बन फ्लडिंग यानी शहरी बाढ़ की समस्या देखी जाती है। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का उद्देश्य केवल नदी के किनारों को सुंदर बनाना नहीं है, बल्कि इस पूरे जलीय पारिस्थितिकी तंत्र यानी एक्वेटिक इकोसिस्टम को पुनर्जीवित करना है। भूगोल के नजरिए से ये समझना जरूरी है कि नदियां केवल पानी का बहाव नहीं होती, वे एक शहर की अर्थव्यवस्था और पर्यावरण की धुरी होती हैं। अब अगला स्लाइड बताता है उच्च तुंगता भूगोल यानी हाई एल्टीट्यूड ज्योग्राफी के बारे में। इसका एक शानदार लेकिन बेहद संवेदनशील उदाहरण सिक्किम में देखने को मिलता है। हम बात कर रहे हैं गुरु दोंगवाड़ झील की। ये दुनिया की सबसे ऊंची झीलों में से एक है, जो लगभग 17,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। 17,800 फीट की ऊंचाई पर पर्यावरण की स्थिति बहुत ही एक्सट्रीम और नाजुक होती है। गुरु दोंगमाड़ झील केवल अपनी सुंदरता या ऊंचाई के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि ये हिमालयी इकोसिस्टम का एक अत्यंत संवेदनशील हिस्सा है। इतनी ऊंचाई पर वनस्पतियों, जीवों और ग्लेशियरों का संतुलन बहुत ही बारीक होता है। जलवायु परिवर्तन के मामूली से झटके भी ऐसे हाई एल्टीट्यूड क्षेत्रों में बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं। इसीलिए वैज्ञानिक और पर्यावरणविद इन क्षेत्रों का अध्ययन क्लाइमेट इंडिकेटर के रूप में करते हैं, ताकि ग्लोबल वार्मिंग के वास्तविक प्रभावों को समझा जा सके। पर्यावरण और भूगोल की इन गहराइयों के साथ साथ भारतीय समाज को उसकी ऐतिहासिक जड़ों से जुड़े रखने वाले विचारकों का महत्व भी कम नहीं है। इस स्लाइड में हम समझते हैं सांस्कृतिक विरासत और के.एन. पनिकर जी के योगदान को। हाल ही में प्रख्यात भारतीय इतिहासकार के.एन. पनिकर जी का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका जाना भारतीय बौद्धिक जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। उन्होंने भारतीय इतिहास, विशेषकर औपनिवेशिक काल यानी कॉलोनियल पीरियड और सांस्कृतिक इतिहास पर जो गहन शोध किया वो अद्वितीय है। उनका नजरिया केवल राजाओं और युद्धों का इतिहास लिखने तक सीमित नहीं था। उन्होंने समाज, संस्कृति और आम लोगों के संघर्षों को इतिहास के केंद्र में रखा। उनका काम आने वाली पीढ़ियों को ये समझने में हमेशा मदद करेगा कि आधुनिक भारतीय समाज का निर्माण किन ऐतिहासिक प्रक्रियाओं से होकर गुजरा है। सही विश्लेषण है। यहाँ आखिरी छोटा रिकैप कर लेना चाहिए। बिल्कुल। स्लाइड 10 से 13 में हमने देखा कि नई दिल्ली में पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्री और भारत न्यूजीलैंड के 100 साल के खेल सहयोग हुए। फिर मूसी नदी का भूगोल समझा, जो अनंतागिरी से निकलकर कृष्णा में मिलती है। सिक्किम की 17,800 फीट ऊंची गुरु दोंगमार झील को एक क्लाइमेट इंडिकेटर के रूप में देखा और इतिहासकार के.एन. पनिक्कर जी के योगदान को याद किया। ये सच है कि विज्ञान, पर्यावरण, समाज और इतिहास सब आपस में जुड़े हुए हैं। अब अगला स्लाइड बताता है एक रणनीतिक सारांश यानी मैप ओवरव्यू के बारे में। इस पूरी चर्चा में जिन भी स्थानों और विषयों का जिक्र हुआ है, उन्हें भारत के मानचित्र पर रखकर मानसिक रूप से विजुअलाइज करना बहुत लाभदायक होता है। ये पढ़ाई की एक बहुत ही प्रभावी तकनीक है। अगर पूरे भारत के मैप को दिमाग में लाया जाए तो सबसे पहले उत्तर में नई दिल्ली उभरती है, जहां अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन और आहार 2026 होने हैं। पश्चिम की तरफ देखने पर राजस्थान दिखाई देता है, जहां पंचायत चुनाव के नियमों में लोकतांत्रिक बदलाव हुए हैं। फिर उत्तर पूर्व की ऊंचाइयों में सिक्किम की 17,800 फीट ऊंची गुरु दोंगमार झील स्थित है।
थोड़ा और पूर्व की ओर मिजोरम है, जहां 8वीं अनुसूची में मीजो भाषा को शामिल करने का ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित हुआ है। मध्य पश्चिम में महाराष्ट्र के हिंगोली में लाइगो इंडिया वेधशाला अंतरिक्ष की तरंगों को पकड़ने के लिए तैयार हो रही है। और दक्षिण में तेलंगाना का हैदराबाद शहर है, जहां मूसी नदी के रिवर फ्रंट का पुनरुद्धार किया जा रहा है। इस तरह का मैप ऑब्जर्वेशन जानकारी को बिल्कुल स्थायी बना देता है। और इस स्थायी समझ को एक अंतिम धार देने के लिए एक रैपिड रिकॉल जरूरी है। इस स्लाइड में हम समझते हैं नारायण ट्रिक्स और रैपिड रिकॉल। ये एक तेज और ऊर्जावान अभ्यास है जहां मुख्य कीवर्ड्स को दोहराया जाता है। तो शुरू करते हैं। लाइगो इंडिया वेधशाला हिंगोली महाराष्ट्र में स्थापित DAE और DST द्वारा संचालित राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, शून्य कार्बन लक्ष्य के लिए ग्रीन अमोनिया और ग्रीन मीथेनॉल का उत्पादन, कचरा प्रबंधन बनाम वन अलर्ट, MCD का सक्रिय मलबा पोर्टल बनाम निष्क्रिय अनवृत पोर्टल, संविधान की 8वीं अनुसूची की मांग, मिजोरम विधानसभा द्वारा मिजो भाषा के लिए सर्वसम्मत प्रस्ताव, मूसी नदी का भूगोल अनंतगिरी पहाड़ियों से निकलकर हैदराबाद होते हुए कृष्णा नदी में विलय, और अंत में स्टैटिक जीके, पहली बार पैरालंपिक 1968 तेल अवीव में, और भारत न्यूजीलैंड 100 साल के खेल सहयोग के साथ। बहुत खूब। स्ट्रेटेजिक ब्रीफिंग की समाधि के अंत में एक बहुत ही शक्तिशाली वाक्य लिखा है जो इस पूरी मेहनत का सार बताता है। असली परीक्षा खुद को बेहतर बनाने की है। जय हिंद। ये वाक्य हर उस व्यक्ति के लिए एक मंत्र है जो ज्ञान अर्जित कर रहा है। जानकारी जुटाना केवल किसी परीक्षा को पास करने के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने सोचने के दायरे को विस्तृत करने के लिए होना चाहिए और एक बेहतर जागरूक नागरिक बनने के लिए होना चाहिए। आज के इस विस्तृत विश्लेषण को यहीं विराम दिया जाता है।